हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम कितने पार्ट होते हैं एग्ज़ाम के। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, और काफ़ी अच्छी नॉलेज भरी पड़ी है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एग्ज़ाम प्लस अपना जो ट्रेनिंग है उसका भी मैं खुद एक ऐसा ही हूँ। सीआरपीएफ में मिली थी मुझे 2022 का जो एग्ज़ाम था उसके थ्रू। लास्ट अटेम्प्ट था मेरा। तो जो एग्ज़ाम प्लस ट्रेनिंग कहाँ कैसे क्या ट्रेनिंग होती है, ये सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो ये सबको पता है, एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम साल में एक बार होता है। एक बार एसएससी कंडक्ट करवाती है इस एग्ज़ाम को। इसके अंदर वैसे तो अगर हम इसको देखें तो 4 फेज़ में ये एग्ज़ाम होता माना जाता है मेडिकल तक को लेके। पहले होता है टीयर 1, उसके बाद होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी बोलते हैं। उसके बाद होता है टीयर 2, और उसके बाद होता है आपका मेडिकल। देखो, अगर आपको जॉब लेना है तो सीजीएल से फास्ट तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिसको कलर, वहाँ पे कई बार क्या होता है कि कलर विजन होता है किसी को, उसको पता नहीं चलता। अब वो जब उसने प्री में अच्छा स्कोर कर लिया, फिजिकल कर लिया, और ये दे दिया, अपना रिटर्न अच्छा दे दिया, काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा है उसके, 350 360 नंबर बन रहे हैं। लेकिन अगर जब आपको पता चलेगा आप मेडिकल में जाके कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो आपको बड़ा दुख होगा। तो पहले आप कलर ब्लाइंडनेस अपना चेक कर लो। क्योंकि जब मेरा मेडिकल था वहाँ पे एक लड़का आया था जिसके 368 नंबर थे टोटल मिला के। इसको इतने नंबर होने से आप ऑल इंडिया रैंक, ये मान लो अंडर ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर, या फिर अंडर 50 आराम से आप आ सकते हो। आपको अपनी मनचाही पोस्ट दिल्ली पुलिस एसआई आराम से मिलेगी, 100% मिलेगी, आराम से नहीं, काफ़ी हाई स्कोर था। लेकिन जब मेडिकल हुआ तब उसको पता चला कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है। उसको कभी पता ही नहीं था। वो एक किताब सी होती है जिसमें डॉट 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 डॉट, उसमें आपको बताना पड़ता है इसमें 6 है, 63 है, 21 है। वो उसने बता नहीं पाया। खैर, वो से 368 नंबर थे, तो सीजीएल में भी काफ़ी बढ़िया स्कोर था उसको, इतना कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको जैसे दिल्ली पुलिस के लिए ज़्यादातर लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, मतलब जो इन काफ़ी अच्छा जिनके लेवल की तैयारी होती है, तो वो इसको टारगेट करते हैं दिल्ली पुलिस के लिए। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे लगी कि आपको इस बारे में आपको पक्का नॉलेज होना चाहिए कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है, या कोई और मेडिकल की दिक्कत तो नहीं है। वेरिकोज वेन हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, आपकी आई साइट हो गई, 6/6 है या नहीं। ये सब चीज़ें आपको अपनी चेक करवा लेनी है मोटे मोटे तौर पे। इन सब चीज़ों को ही ज़्यादातर गौर से देखा जाता है, बाकी कुछ नहीं है। बीपी वगैरह का कोई इशू नहीं होता। आप 1-1.5 घंटे पहले एक बीपी की गोली ले लेते हो तो वो आपका नॉर्मल दिखा देता है वहाँ पे। और बीपी के लिए किसी को आउट भी नहीं किया जाता, क्योंकि सबको पता होता है, उन डॉक्टर्स को भी, कि नर्वस हो जाता है बंदा तो बीपी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कोई इशू नहीं है। मैं एग्ज़ाम के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले अपना होता है टीयर 1, ठीक है, या प्री जिसको बोलते हैं। टीयर 1 में 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, और 2 ही घंटे आपका टाइम ड्यूरेशन होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। अगर आप टारगेट कर रहे हो दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, इनकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ ज़्यादा जाने का एक रीज़न हो रहा है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आती है 100, 115, 120। अगर आप दिल्ली पुलिस टारगेट कर रहे हो तो आपको प्री में कम से कम 160 प्लस नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप दिल्ली पुलिस, आप मेंस में स्कोर करके दिल्ली पुलिस वाली कैटेगरी में पहुंच पाओगे। सब्जेक्ट आपको पता है, इसमें इंग्लिश हो गई, मैथ हो गया, और अपना रीजनिंग और जीके। जीके इसमें जीके आपको पता है एसएससी कैसे पूछता है, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। तो आपका जो इस जीके को आपको पढ़ते रहना है। परमार एसएससी जीके करके एक यूट्यूब चैनल है, उससे देख लो। अपना वन लाइनर हो गया, लूसेंट हो गया, कुछ पार्ट जैसे साइंस वगैरह का जो छोटा पार्ट, उन सबको आपको अच्छे से कवर करना है।
करंट अफेयर भी आपको, जीके पे आप रिलायबल नहीं हो सकते, जीके आपको धोखा दे सकती है। हो सकता है आपके जीके में 10 नंबर आए, 20 नंबर आए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं आप उस पर कमांड बनाए तो आप 45 या 50 नंबर भी लेके आ सकते हैं उसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश से, इसमें ना इंग्लिश का ही सबसे बड़ा रोल है। क्यों है? क्योंकि इंग्लिश 50 नंबर की तो अपने प्री में आ रही है, और 200 नंबर की इंग्लिश मेंस में इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मेंस में ओनली इंग्लिश का पेपर होता है, तो 250 नंबर की आपकी इंग्लिश आ रही है। अगर आप इंग्लिश अच्छे से करते हो ना इंग्लिश को, तो इसमें आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा है। फिर मैथ्स हो गया आपका। मैथ्स में मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है, कहाँ से लेनी है, हज़ारों वीडियो यूट्यूब के ऊपर आप देख लो। पिनेकल हो गया, मोक लगा लो, ये लगा लो, सब भरे पड़े हैं। ठीक है, और रीजनिंग हो गया। ठीक है, ये आपके मोटे मोटे सब्जेक्ट है। मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगा कि थोड़ा इंग्लिश को कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे मेरा ही एक दोस्त था, वो उसके हर बार पेपर में बनते, वो बोलता यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ, हम दोनों साथ ही प्रिपरेशन कर रहे थे कि जी उसके जबकि प्री में मेरे से ज़्यादा नंबर थे, लेकिन मेंस के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 140 या 150 नंबर बनने थे उसके, और 5-10 नंबर से शायद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। एक 1.5 साल पहले की बात हो गई है। तो मेरे इंग्लिश में एवरेज स्कोर जो बनने लग गया था टेक्स्ट बुक के अंदर, वो बन रहा था 175 अप्रोक्सीमेट, 175 सारे टेस्ट का मिला के। और मैंने मॉक कैसे लगाया, कितने लगाया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये बात हो गई। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप पूरी, अगर मतलब जैसे एक क्या होता है अपने नॉर्मली, जैसे मैं लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था मेरा, सीआरपीएफ मिली थी और मैंने ज्वाइन कर ली, ट्रेनिंग कर ली, और जो एडवांस ट्रेनिंग है वो भी कर ली, अभी कोबरा भी हो गया, सारा कुछ हो गया सीआरपीएफ का। तो इसमें आप अगर ऐसा आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ जॉब चाहिए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कौन सी फोर्स मिले, आप इसमें 150 नंबर का टारगेट करते हो, 130-140 नंबर आ जाते हैं, तो भी वो उस पर डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है, कट ऑफ क्या जा सकती है। अगर इजी लेवल है तो कट ऑफ हाई जाएगी, तो आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। बट अगर इसमें जस्ट आप कट ऑफ भी क्वालिफाई करते हो ना, 150 कट ऑफ गई है और आपके 151 नंबर हैं, तब भी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? कि आपका प्री क्वालिफाई हो गया, फिर भीड़ होती है ना, भीड़ छटती जाती है, इसमें कंपटीशन इतना नहीं रहता। कैसे? फिजिकल के अंदर बंदे आउट हो जाते हैं। ये मान लो कि हम जैसे कई भीड़ में ऐसे इसमें 10-10 बंदे करके दौड़ाते हैं, 10-10 का ग्रुप दौड़ाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे आर्मी की तरह नहीं है कि 150, 300, 400 को एक साथ ही दौड़ा दिया, नहीं, आराम से दौड़ाते हैं, काफ़ी मोटिवेट करते हैं आपको कि रनिंग कर लो अच्छे से एकदम। तो 1600 मीटर की रनिंग होती है, 6.5 मिनट आपको दिया जाता है। तो इसमें 10 में से 3-4 बंदे वहाँ पे क्वालिफाई कर रहे थे मात्र। तो ये मान लो कि 100 अगर बंदे गए हैं वहाँ पे, तो 100 में से 30-40% इस फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं। तो देखो आप 60-70% छट गए। फिर आपका आ जाता है मेंस। मेंस के अंदर, मेंस तक जो फिजिकल क्वालिफाई करके पहुंच जाता है, पेपर सबका निकल जाता है, ऑलमोस्ट सारे क्या होते हैं कि मेडिकल तक जाते हैं। लेकिन फिर मेडिकल में निकल जाते हैं, मेडिकल में भी कम से कम 30-35% लोग आउट हो जाते हैं। तो ये मानो कि हर एक स्टेप के ऊपर आपका जो ये है मतलब कंपटीशन है वो कम हो रहा है। फिजिकल में छट गए, मेडिकल में छट गए, तो आपके चांसेस बनते हैं कि हाँ मेरे अगर जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई हुई है मेरी, एक कितनी भी कट ऑफ गई है, 120 गई है, 121 नंबर आए हैं, 125 नंबर आए हैं, तो ऐसे मायूस मत होना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैंने जस्ट क्वालिफाई किया था, 106-7 नंबर थे मेरे, बाकी मेंस में मेरे 170 नंबर बने थे जो इसका था, और 270 कट ऑफ गई थी, 276 नंबर थे, 6 नंबर से सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसे मतलब मोटिवेशन आपको डाउन नहीं करना है कि मैं तो जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई करी है, और छोड़ना मत। अगर आपका फिजिकल बढ़िया है, आपने मेडिकल चेक करवाया है, मेडिकल बढ़िया है, तो 101% में लिख के दे सकता हूँ आपका सिलेक्शन श्योर है।
ठीक है, माइंड को मतलब एक ही जगह स्टिक करना। फिर आप, जैसे मैंने क्या किया था, सीजीएल का भी मेरा निकल गया था 2022 का, और सबका ही निकल गया था, लेकिन मैंने फिर मेंस को दिया ही नहीं। मैंने पूरा का पूरा फोकस, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी, मैंने पूरी की पूरा जोर है ना वो इंग्लिश पे लगा दिया था। मैंने इतने मॉक लगाए इंग्लिश के अंदर। किरण जो पब्लिकेशन की 2 ढाई 3 महीने अप्रोक्स का टाइम मिला था, जो किरण की बुक आती है उसको 3 4 बार उस टाइम पीरियड में कर दिया था। मैं सुबह लाइब्रेरी जाता था, मॉक भी कैसे लगाया मैं बताऊंगा आपको। हर एक हर एक प्लेटफॉर्म का मैंने मॉक लगाया था। और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आपके एवरेज स्कोर आपका 174 175 बनता है, कभी कभी आपके 180 नंबर आ रहे हैं, 185 नंबर आ रहे हैं 200 में से। और मॉक मैंने ओलिव बोर्ड, आपका जो प्रैक्टिस मॉक है, इनके भी 150 का सब्सक्रिप्शन लेके 5 5 10 मॉक मिले थे। वो हालांकि जो एसएससी एग्ज़ाम लेती है उससे हटके मॉक थे, लेकिन वो जो मॉक थे ना वो बैंक लेवल के मॉक थे। और उन मॉक के अंदर भी मेरे 168 165 नंबर आ गए थे। तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ, अब चाहे पेपर कैसा भी क्यों ना आए, मैं मेरे 170 या 165 से ऊपर ही नंबर आएंगे। उसके लिए आपको मॉक लगाना है, आपका स्कोर कुछ भी आए, आपका मोराल को डाउन मत करना। हाँ, तो ये सब हो गई बातें। अब मैं आपको इंग्लिश का मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। इंग्लिश में कौन सी बुक लिस्ट है, इंग्लिश की आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, इंग्लिश को कितना टाइम देना चाहिए। तो देखो, आप अगर हिंदी मीडियम से हो या फिर आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वीक है, आप 2 घंटे भी अगर इंग्लिश में देते हो ना, 2 घंटे मोर देन इनफ है। कंटिन्यूअस अगर 2 2 घंटे आप इंग्लिश को दे रहे हो तो आप, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इंग्लिश के अंदर अपने क्या क्या आता है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, एक वोकेब आती है, एक ग्रामर सेक्शन आता है। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मजबूत करने के लिए आपको न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। आपके समझ में आए नहीं आए, भाड़ में जाने दो, कोई मतलब नहीं है। आप छोटा सा पढ़ लो, 30 मिनट, आप 20 मिनट भी देते हो ना, 30 भी नहीं, 20 मिनट भी अगर आप रीडिंग को देते हो ना, रीडिंग सुबह एक एक ये टेलीग्राम पे चैनल है, मैं भूल गया उसका, मैं 1 मिनट देख के बताता हूँ आपको क्या चैनल है वो। उस पर क्या होता है कि वो एक पेपर डालते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एडिटोरियल भी डालते हैं, उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं। तो वो आप देख, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं, मेरे को याद आएगा तो मैं पिन कर दूंगा इसके अंदर। मैं काफ़ी टाइम बाद मैं ये बना रहा हूँ वीडियो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका पढ़ने से ही, इंग्लिश माध्यम करके है शायद, ठीक है। तो फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका पढ़ने से ही होगा। आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, आपको जो इस खबर में इंटरेस्ट आ रहा है ना, किसी को स्पोर्ट्स की अच्छी लगती है, किसी को कोई और खबर अच्छी लगती है, तो आप उसको पढ़ो, उसको पढ़ो। स्पोर्ट्स का अगर आपको अच्छा है, क्रिकेट के बारे में जानना है, या फिर कोई भी हो कि स्टॉक मार्केट में जानना है, तो वहाँ पे एडिटोरियल आते हैं। तो आपको वो एडिटोरियल आपको पढ़ना चाहिए, 20 30 मिनट का जो भी टाइम लगे उसके अंदर आप, उसके में अंदर पढ़ते वक्त आप एक चीज़ नोटिस करना, कुछ ऐसे वर्ड होंगे, वोकेब अगर आपके अच्छे है तो आपको वोकेब के वर्ड भी दिखेंगे वहाँ पे, उन सबको अंडरलाइन कर लेना। कई बार न्यूज़पेपर से काफ़ी हेल्प हो जाती है आपकी वो वोकेब के अंदर भी। और ग्रामर, इवन ग्रामर, अगर ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपको क्या देखना है, थोड़ा सा टाइम देके ये देखना है कि इस सेंटेंस में कहाँ क्या गलती है। आपको न्यूज़पेपर में गलतियाँ पकड़ना सीख जाओगे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, थोड़ा ठीक से 20 30 मिनट लगा के एक एडिटोरियल भी आप आराम से पढ़ते हो तो आपका बहुत अच्छे लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको करना है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये कि आप उसको समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। जो लेवल है ना एग्ज़ाम का, इस बार जो आया था एसएससी का इंग्लिश का, वो अच्छा लेवल आया था मेरे, जैसा कि जो भी बताते हैं यूट्यूब वाले, काफ़ी ठीक लेवल था। फिर आपकी वोकेब आ गई। वोकेब के लिए आप, एक वोकेब प्रो बुक है अमन वशिष्ठ सर की, मैंने वो ली थी। काफ़ी लोग और भी बहुत सी बुक होंगी, मुझे नहीं पता। मैंने एक बुक ली थी, एक ही बुक को किया था, जितनी बार भी किया था। आपको 10 बुक लेके उनको एक एक बार नहीं करना। आपको एक ब्लैक बुक, हाँ ब्लैक बुक हो गई, तो आपके पास ब्लैक बुक है तो उसको पढ़ो। अगर वो अमन वशिष्ठ सर वाली बुक है, वो कैप्रो है, तो उसको पढ़ो। कोई भी एक बुक पढ़ो, लेकिन उसको 10 बार पढ़ो।
ऐसा नहीं है कि आपने ब्लैक बुक भी ले ली, वो के प्रो भी ले ली, फलानी डिग्री पता नहीं 5-7 बुक ले ली और पढ़ आप एक को भी ठीक से नहीं रहे हो, तो ऐसा आप मत करो। एक बुक लो, उसको हर बार रोज़ पढ़ो, आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपको देना है वो दो। फिर आपका आ गया ग्रामर सेक्शन। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, ये मैंने देखा है। क्यों होती है ये मुझे नहीं पता लॉजिक इसका, लेकिन उनकी ग्रामर बहुत अच्छी लेवल की होती है, एरर वो बहुत अच्छे से कर देते हैं, एरर वगैरह या फिर जो भी आता है। तो हाँ, एक आपको न्यूज़पेपर से क्या फ़ायदा होगा, जो क्लोज टेस्ट आता है ना, आप क्लोज टेस्ट अच्छे से कर पाओगे। मेरे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्ट्रॉन्ग इतना हो गया था कि इसमें PQRS आए थे, उसमें 7-8 आए थे आई थिंक, मेरे को ध्यान में नहीं है, अभी काफ़ी टाइम हो गया। उसमें से मैंने एक छोड़ा था, बाकी मेरे सारे के सारे सही थे। क्लोज टेस्ट में मैं 1-2 गलत हुआ होगा, बाकी मेरा पूरा सही था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरा पूरा सही था। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको रीड क्यों करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में फेंक रहा हूँ कि तो आप देख लो इसको। वोकेब पार्ट भी मैंने स्ट्रॉन्ग किया था मेरा, पढ़ के मैंने काफ़ी। आप वोकेब आपसे पढ़ी नहीं जाती बुक पे, तो देसी वोकेब या ऐसा करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर वीडियोज़ पड़े हैं 2.5-2.5 घंटे के, अपने 2.5-2.5 3-3 घंटे के। जैसे वो ब्लैक बुक के अंदर क्या है कि जैसे जितने भी एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड और इडियम एंड फ्रेजेस, वो सारे के सारे उन्होंने एक निमोनिक के थ्रू या एक पिक्चर के थ्रू अपने वीडियो डाल रखे हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देख लो 5 बार 10 बार फास्ट फॉरवर्ड करके, या फिर जैसे भी जितना आपके पास टाइम है ना, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है। ग्रामर के लिए आप नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 बुक है उसको करो, बार बार करो। अपने रूल है कुछ 120 रूल है। एक निमिषा मैडम का भी चैनल है और अपनी रानी मैम का चैनल है एक, तो उनके जो कुछ सिलेक्टेड रूल्स है, और 110% मैं कह रहा हूँ उन रूल के बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। वो जो सिलेक्टेड रूल बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए मैं एक चीज़ और कहूँगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ, जो किरण पब्लिकेशन है, या आप के पास पिनेकल है तो पिनेकल सही, कोई सी भी सही, उसको आप कम से कम 3-4 बार करो। जब आप करने लगोगे, एरर हो गया, वो केब का भी आपको सेक्शन देखना है, क्यों, तो आपको पता चलेगा ये सारे क्वेश्चन है। अब मॉक में भी वही क्वेश्चन मिलेंगे। कोई मान लो कि 2000 में एग्ज़ाम हुई थी, उसके अंदर कोई क्वेश्चन आया था, तो वो अब 2020 ये 26 में आ जाएगा। ऐसा ही होता है। कोई नया क्वेश्चन बहुत रेयरली होता है कि कोई नई वो केव आ गई हो, या फिर कोई नई एरर या कोई नया रूल बन गया हो। रूल कौन सा बनेगा ग्रामर का, जो रूल चले आ रहे हैं वही रूल है, वही आपको क्वेश्चन आने हैं। तो इसलिए SSC सिर्फ प्रीवियस ईयर का एक खेल है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी बहुत बार कर लेते हो, तो आपको एग्जाम में लगेगा यार ये मेरा देखा हुआ है, इसका ये आंसर, आपको आंसर भी ऐसे लगेगा कि ये 100% यही होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको है ना, वो तो 100% करने हैं। प्रीवियस ईयर आपके मॉक लगाने हैं। SSC CGL के जो 200 नंबर के जब पैटर्न चेंज नहीं होता, वो सारे मॉक 16-17 जो भी हैं 200 नंबर के इंग्लिश का, फिर आपके जो टेक्स्ट बुक अपने मॉक दे रही है वो मॉक, CPO के जो मेंस के मॉक है वो वाले मॉक, प्लस 1-1 घंटे वाले मॉक इंग्लिश के। तो ऐसे करके आपको मॉक पे ज़्यादा टाइम देना है, प्लस उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना। आपने ऐसा नहीं है कि आपने आज मॉक लगाया 2 घंटे का, काफ़ी सर भारी हो गया, और एक 15-20 मिनट बाद में आप वो उसका एनालिसिस करने बैठ जाते हो। नहीं, आपने मॉक लगा दिया, अब आप सो जाओ आराम से घर जाके। आपने 2 घंटे का मॉक लगाया, नींद आ रही है, खाना खा के आराम से रेस्ट करो। जब उठो, या तो उसके बाद एनालिसिस कर लो, या उठ के आप कुछ पढ़ लो, पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस कर लो। आपको अपनी गलतियां पता होना चाहिए। गलतियों की आप एक नोटबुक बना लो कि कहाँ पे बार बार गलती कर रहे हो। कई बार क्या होगा, कोई ऐसा रूल होगा जो कि आपने बार बार ना आपका गलत होता रहेगा, उसको आपको पकड़ में आना है कि ये मेरा हर बार गलत हो रहा है। अरे इसका एक वो स्टिकी नोट्स टाइप में आके लगा लो कि ये मेरा हर बार गलत हो रहा है इसका। ठीक है, इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और आराम से आप जो है आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो सकता है। एग्ज़ाम के बारे में इतना बहुत है आई थिंक, और आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। मैं थोड़ा ट्रेनिंग का बता देता हूँ अभी। तो जो सब इंस्पेक्टर है उनकी CRPF के अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो होती है अपनी 3 जगह चलती है। अगर बैच बड़ा है तो 3 जगह चलती है, नहीं मोस्टली 2 ही जगह चलती है। एक मुठखेड़ में है सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज, दूसरी अपनी CTC कोयम्बटूर है। जो
रहने की फैसिलिटी है, मेरी सीटीसी कोयम्बटूर में हुई थी, तो सबसे बेस्ट है सीटीसी कोयम्बटूर। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का और मौसम वहाँ का बहुत अच्छे से आपका साथ देगा। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, एक जैसा मौसम पूरी साल बना रहता है वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। ठीक है। और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। 1 साल की ट्रेनिंग में आपको क्या करना है कि बीच में चलते रहना है, ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा जोश दिखाना है या बहुत पीछे आना है। बहुत ज़्यादा जोश दिखाओगे चोट लग जाएगी और आप रेलीगेट हो जाओगे। रेलीगेट हो जाओगे तो फिर से आपका टाइम पीरियड वापस से फिर से शुरू होगा। 6 महीने ट्रेनिंग करके रेलीगेट हो गए तो फिर से 6 महीने और 1 साल की ट्रेनिंग चलेगी आपको। कोई चीज़ अगर आपसे नहीं होती है वहाँ पे तो आपको नहीं करनी है। कोई फोर्स डालेंगे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। अगर आपसे नहीं होती है तो उसको करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। क्योंकि आपकी बॉडी शरीर पहले है। काफ़ी लोग होते हैं जो किसी का पैर ऐसा टूटा है कि ये मान लो वो ठीक होने में कम से कम 1 डेढ़ 2 साल लग जाते हैं। लिगामेंट गया तो उसका ऑपरेशन होगा तो फिर आपका 1 डेढ़ साल गया। कई बार ऑब्स्टेकल होते हैं तो ऊपर से गिर जाते हैं, बैक में इंजरी हो जाती है, आप परमानेंट आप हैंडीकैप हो जाते हो, उस पर व्हील चेयर पर ले जाया जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको वो चीज़ करने की, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, आज नहीं कल हो जाएगा। अभी पूरी साल की ट्रेनिंग पड़ी होती है। तो धीरे धीरे अगर आप बढ़ते रहोगे तो आप सारी चीज़ें करते रहोगे। वीडियो काफ़ी लंबा बनता जा रहा है। सीआरपीएफ, एक चीज़ और, अपनी जो फोर्स है उसमें दिल्ली पुलिस आपको ठीक है, दिल्ली पुलिस घर के नज़दीक है, आप घर आ सकते हो, लेकिन दिल्ली पुलिस में भी आप वर्क लाइफ, अगर आपको घर के नज़दीक रहना है ठीक है दिल्ली पुलिस, लेकिन बाकी सब फोर्सेस से मुझे सीआरपीएफ ही बढ़िया लगी। इसका ये रीज़न नहीं है कि मुझे सीआरपीएफ मिली तो मैं सीआरपीएफ को बढ़िया बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके जो दोस्त होते हैं वो एसएसबी में भी होते हैं, आपके दोस्त सीआईएसएफ में भी होते हैं, बीएसएफ में भी होते हैं और आईटीबीपी में भी होते हैं। आपको वहाँ से पता चल जाता है कि भाई कौन सी फौज बढ़िया है। वो अपना एक्सपीरियंस बता देते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बता देते हो। अब सीआरपीएफ क्यों बढ़िया है? क्योंकि सीआरपीएफ हर जगह है। आप कहीं किसी शहर में रहो, आप वहाँ पे आपको एक बटालियन मिल जाएगी। हर एक स्टेट में है, मेरे कहने का मतलब ये है हर स्टेट में 1 या 2 बटालियन सीआरपीएफ की है। आरएएफ है, सीआरपीएफ की यूनिट है, रैपिड एक्शन फोर्स। एनडीआरएफ में सीआरपी से जा सकते हैं। ठीक है। सीआरपीएफ में कोबरा के बाद आप एनएसजी में जाओगे तो आपको एक होता है ना प्रेफरेंस, कि भाई इस बंदे को हम पहले प्रेफर करते हैं, तो इस हिसाब से एनएसजी हो गया। आप एनआईए में जा सकते हो, आप सीबीआई में भी जा सकते हो, आईबी में जा सकते हो। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है इसका, एक तो ये है कि आप 3 साल एसओजेड में रहोगे, उसके बाद में आप पीस पोस्टिंग जहां आप चाहोगे वहां पे आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। जैसे आपको चाहिए कि आपका घर दिल्ली में है, दिल्ली में चाहिए आपको, दिल्ली में 103 आरएएफ है, 104 आरएएफ दिल्ली के नज़दीक है, फिर नॉर्मल बटालियन है बहुत सारी दिल्ली के अंदर। तो अगर आप चाहोगे 3 साल आप जो नक्सल क्षेत्र में आप 3 साल करने के बाद में अगर आप इधर आते हो तो आपको अपनी मनचाही पोस्टिंग मिलती है। ऐसा बाकी फौज में नहीं है। ठीक है। प्लस सीआरपीएफ में छुट्टियां हैं। आप अगर जंगल में रह रहे हो तो आपकी अगली पोस्टिंग शहर में है। ठीक है। एक डाइवर्सिटी है इसके अंदर। आप कश्मीर में भी जाओगे। ठीक है। अब एसएसबी का क्या है, एसएसबी एक ही जगह है, नेपाल भूटान बॉर्डर पे पड़ी है। वो बॉर्डर के अलावा आपकी कहाँ पे आएगी, कौन सी जगह आएगी आपकी जो अगली पोस्टिंग है, कहाँ आएगी? बहुत रेयर चांस है कि आप जो जो सिविलियंस हैं उनके साथ कनेक्शन नहीं है। सीआईएसएफ है तो सीआईएसएफ का कनेक्शन है, लेकिन उसमें छुट्टियां नहीं है। 45 छुट्टी मिलती है आपको ना, आप घर आपकी फिक्स ड्यूटी है तो, और ड्यूटी भी है, और आपको खड़े खड़े वहाँ पे आपने देखा होगा ड्यूटी देते हो, कई बार ऐसा चांस बन जाते हैं। आपकी पोर्ट पे ड्यूटी आती है, प्लस जो सैलरी है वो भी आपको सीआईएसएफ से या हर एक फोर्स से आपको ज़्यादा सैलरी ही मिलेगी 10-12 हज़ार का।
एक रिस्क अलाउंस होता है जो सीआरपीएफ को, जो छत्तीसगढ़ में ऑपरेट करती है, तो अच्छा खासा रिस्क अलाउंस मिलता है आपको। ठीक है, सीआईएसएफ से सैलरी भी ज़्यादा है, सीआईएसएफ से छुट्टी भी ज़्यादा है, आप हर यहाँ आ सकते हो अपने। फिर बीएसएफ है, तो बीएसएफ आपका बॉर्डर है तो बॉर्डर पे रहोगे आप। अब एक बॉर्डर है तो आपको बॉर्डर पे ही रहना है, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ पे आपको, पाकिस्तान, ये आप पाकिस्तान बॉर्डर हो गया जम्मू कश्मीर वाला, फिर बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, वहीं पे आप अब जो मेनलैंड इंडिया उससे आप एक तरीके से आप सिविलियन या फिर आप डिस्कनेक्टेड ही रहोगे। आईटीबीपी है तो आप पहाड़ों में है एकदम ऊपर। तो आप देख लो, आप खुद कंपेयर कर लो, और अगर आप प्रेफरेंस भरो ना तो एक बार सोचना कि इस चीज़ को दिमाग में रखना। दूसरी चीज़, आपका कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको बता देगा कि, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सब बढ़िया है, अपनी अपनी जगह सारी फोर्स बढ़िया है। हाँ, ऐसे कुछ फ़ायदे हैं एसएसबी के, एसएसबी में प्रमोशन बहुत फास्ट है, आप 8 से 10 साल में असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे, जो कि सीआरपीएफ में पॉसिबल नहीं है। सीआरपीएफ सीआईएसएफ में तो प्रमोशन बहुत लेट है आपको। मेरे खुद के भाई साहब हैं, मामा जी के लड़के, उनको आज 2013 की भर्ती हैं, 12 साल हो गए अब तक वो एसआई है। जो सीआरपीएफ में एसआई थे, जो 19 के भर्ती थे, जो डासो डासो बोलते डायरेक्टली अपॉइंटेड सबऑर्डिनेट ऑफिसर, वो डासो 92 पूरा इंस्पेक्टर बन गया 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, सॉरी 2023 में सब प्रमोट हो गए। ठीक है, बीएसएफ का प्रमोशन के बारे में मुझे इतना नॉलेज है नहीं, बाकी बॉर्डर पे ही रहते हैं, बॉर्डर वहाँ पे। फिर आईटीबीपी आ गई, आईटीबीपी तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड है अपनी जहाँ पे है। और कहाँ इतनी बटालियन भी नहीं है जितनी सीआरपीएफ की, कि आपका होम पोस्टिंग आ जाए या फिर आपकी दिल्ली या फिर कहीं पे भी पोस्टिंग आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप, तो ये है। बाकी सीआरपीएफ की डाइवर्सिटी मैंने बता दी, सीआरपीएफ के जो फ़ायदे हैं वो बता दिए। छुट्टी है आपको टाइमली, कोबरा के अंदर तो बहुत टाइमली आपको छुट्टी छोड़ दिया जाता है। जैसे ही आप आते हो हेडक्वार्टर में, आपको छुट्टी जाना, आप अप्लाई कर दो, दूसरे दिन आपको छुट्टी भेज दिया जाता है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये सब मुझे चीज़ें शेयर करनी थी। वीडियो बहुत लंबा बन गया, आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।